बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रही हैं। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। जी स्टूडेंट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। फाइंड एन इक्वेशन। एक हमने इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पे है? वो परपेंडिकुलर एक सेगमेंट यानी एक लाइन जो कि मिल रही है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना क्या है, ये जो दोनों पॉइंट्स हमें गिवन है, इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करके हमने पहले तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। देन उस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, वो ड्रॉ करना है। अच्छा, फिगर बनाना ज़रूरी नहीं है, जैसे आपको समझाने के लिए मैं बना रही हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, फिगर बनाना ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक सेगमेंट बना रही हूँ, लाइन सेगमेंट। ठीक है, देखिए 3 और 5, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू +5। ये देखिए एक्स की वैल्यू +3 और वाई की वैल्यू +5। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ ऊपर तरफ जाएगा, एक्स की वैल्यू +3 और वाई की वैल्यू +5। तो ये मेरे पास पॉइंट ड्रॉ हो गया A, 3 और 5। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू है 9 और वाई की वैल्यू 8। ये एक्स की वैल्यू 9 है और वाई की वैल्यू जा रही है 8 ऊपर, तो ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, बी पॉइंट है हमारे पास 9 और 8। ठीक, इन दोनों को ज्वाइन करने से एक लाइन बन रही है। ठीक, अब उन्होंने कहा क्या है कि ये जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से लाइन बन रही है, इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर आपको पता क्या होता है कि अगर इस साइड पे लाइन है तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर जो लाइन। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन के ऊपर ड्रॉ होता है तो वो यहाँ पे 90 डिग्री बना लेता है। इट्स मीन कि यहाँ पे एक 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट हुआ है। दूसरी बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, बाइसेक्टर का मीन होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मीन उसने 90 डिग्री बनाया है, और बाइसेक्टर मीन जिस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ उसने इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, यानी ये फासला और ये फासला इक्वल हो गया। अब मैंने इस लाइन की, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक लाइन है ना, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करते हैं, तो कल मैंने आपको 3 आपको बताई थी कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है। एक हमारे पास होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, y = mx + c। उसके बाद हमारे पास था पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती थी, उसके लिए हमें एक पॉइंट मालूम होना चाहिए और स्लोप मालूम होनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड हमारे पास था 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे भी वो लाइन मीट होनी चाहिए, वाई एक्सिस पे भी मीट होनी चाहिए। यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका मतलब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी यहाँ पे नहीं लग सकती। अब यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म सबसे पहले हमने यूज़ करनी है। अगर ये वाली मेरी लाइन है जिसकी इक्वेशन मैंने फाइंड करनी है, तो इसका मतलब है इस लाइन के ऊपर या इसके एंड पॉइंट्स पे कहीं मुझे एक पॉइंट भी मालूम होना चाहिए और इस लाइन की स्लोप भी मुझे मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं करती क्या हूँ, सबसे पहले मैं स्लोप कैसे फाइंड करती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि आपको पता है कि ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। पहले तो मैं इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर लेती हूँ जो लाइन मुझे पहले से गिवन थी। ठीक है, अच्छा, यहाँ से मैं सॉल्व करने लगी हूँ। पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट फाइंड स्लोप ऑफ लाइन ए बी की स्लोप फाइंड आउट करने लगी हूँ। ठीक है, ये जो लाइन है हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले मैंने ए पॉइंट लिखा है जी 3, 5। देन दूसरा बी पॉइंट मैंने लिखा है 9 और 8। ये पॉइंट है x1 y1 x2 y2। देन जी मैंने m1 स्लोप फाइंड कर रही हूँ, y2 - y1 x2 - x1। ओके, यहाँ वैल्यू पुट करती हूँ, y2 है 8, y1 है 5, x2 है 9, x1 है 5। तो यहाँ से क्या होगा, 3 आ जाएगा, यहाँ से 6, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो यहाँ पे मुझे m1 यानी इसकी स्लोप मिल गई है 1/2। ओके, अब स्टूडेंट्स, मैंने तो फाइंड करनी है इस लाइन की इक्वेशन,
ये जो परपेंडिकुलर है, तो इट्स मीन कि मुझे तो इसकी स्लोप चाहिए ना, क्योंकि मैंने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब मैंने इसकी स्लोप क्यों फाइंड किया, मैंने तो इस लाइन की स्लोप फाइंड कर ली है m1। अब मैंने करा क्या, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप्स का क्या होता है कि अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एस, ये देखिए टू लाइन्स परपेंडिकुलर है ना, एस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं कि m1 और m2 का प्रोडक्ट इक्वल होता है -1 के। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से मैंने m2 यानी दूसरी लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, तो मैंने यहाँ से क्या करती हूँ, m2 मैंने फाइंड करना है, m2 इधर ही रहने देती हूँ, इसको मैं क्या करती हूँ m1 को दूसरी साइड पे ले जाती हूँ। ठीक, साइड पे जबकि मैं लिख देती हूँ कि m2 क्या था, वेयर m2 इज़ द, या हमने मेंशन लाजमी करना m2 क्या है, m2 इज़ द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, m2 इस लाइन की स्लोप है जो परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से मैं m2 फाइंड कर देती हूँ। अच्छा, m2 इसी तरह आई, -1 इसी तरह, m1 की वैल्यू मैंने पुट की 1/2 पुट कर दी। ठीक, अच्छा अब हम इसको कैसे लिखते होते हैं, आपको पता है कि ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ से मुझे m2 का आंसर मिल जाएगा -2। ये देखिए ये वैल्यू कहाँ चली जाती है, ऊपर शिफ्ट हो जाती है जब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से मुझे m2 इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट हो चुकी है। अब देखिए पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला जो फार्मूला है उसके लिए स्लोप तो मुझे इस लाइन की फाइंड हो चुकी है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब देखिए पॉइंट में क्या फाइंड करती हूँ, मैं कहती हूँ इस लाइन, जब ये इस लाइन यहाँ पे टच करती है तो मैं इस पॉइंट को फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं फाइंड करने लगी, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है ना, इस लाइन पे कहीं भी हमने कोई पॉइंट लेना है जो हमारे पास कहलाता है पॉइंट x1 और y1 अपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, मैं इस पॉइंट को फाइंड करने लगी हूँ। अब ये पॉइंट मेरे पास कैसे फाइंड होगा, मैं इस पॉइंट का नाम दे देती हूँ, मैं इस पॉइंट को कुछ भी क्या देती हूँ। ठीक है, मैं इसको x1 और y1 कह रही हूँ। ठीक है, मैं फाइंड करने लगी हूँ। अब आप देखिए ये पॉइंट कैसे फाइंड होगा, अगर मैं इस लाइन का, ये जो लाइन ए बी है इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लूँ तो ये पॉइंट मुझे फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ सी का। ठीक है, क्यों, ये देखिए मैंने आपको बताया था जब भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है किसी भी लाइन के ऊपर तो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेती है इसका मतलब है ये जो पॉइंट होगा ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से मैं क्या करने लगी हूँ, फाइंड कर लेती हूँ एज सी इज द मिड पॉइंट ऑफ, ए बी का मिड पॉइंट है, एंड आल्सो इसके अलावा और क्या है, एंड आल्सो आ पॉइंट ऑन लाइन, कौन सी लाइन का पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन का। ठीक है, यानी ये जो सी पॉइंट है ये ए और बी का, इन दोनों का मिड पॉइंट भी है और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर भी ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो जैसे मुझे स्लोप मिल जाएगी, ये पॉइंट मिल जाएगा, मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखूंगी और इक्वेशन को फाइंड कर लूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं मिड पॉइंट फाइंड करने लगी हूँ। ठीक, ओके, मिड पॉइंट के लिए मैंने दोनों पॉइंट जो ए और बी के पॉइंट्स थे मैंने उन पॉइंट्स को लिखना है। ए पॉइंट मेरे पास क्या था, ए पॉइंट मेरे पास था 3 और 5, बी पॉइंट मेरे पास था 9 और 8। मिड पॉइंट का नाम दिया है एज सी इज द मिड पॉइंट। ओके, तो सी मैं कैसे फाइंड करती हूँ, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया यहाँ से। ओके, x1 क्या है मेरे पास 3, x2 मेरे पास क्या है 9, 3 प्लस 9 बाई 2, y1 प्लस y2 5 प्लस 8 बाई 2। यहाँ से जी इन दोनों को मैं ऐड करूँगी और यहाँ से मुझे ये पॉइंट 12/2 मिल जाएगा और ये क्या मुझे मिल जाएगा 13/2 पॉइंट मुझे मिल गया। यहाँ से जी मैं इसकी कटिंग करूँगी 6 और 13/2 मुझे पॉइंट मिल गया है।
अब ये क्या है, ये किसके इक्वल है, ये x1 और y1 पॉइंट है, ठीक है। यानी मुझे x1 की वैल्यू मिल गई है 6, y1 की वैल्यू मिल गई है 13/2 और m2 जो कि परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप थी -2 वो मिल गई है, ठीक है। मैं इक्वेशन लिखने लगी हूँ, इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन यूजिंग क्या करने लगी हूँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म में यूज़ करने लगी हूँ। ओके क्या थी हमारे पास इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। अच्छा जी, अब यहाँ से मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने वैल्यूज़ पुट करते जाना है। y माइनस y1 क्या है जी 13/2, m की जगह क्या हम स्लोप पुट करेंगे -2, x माइनस x1 मेरे पास है 6। अच्छा जी, अब मैं क्या करती हूँ, इनको ओपन कर लेती हूँ, y माइनस 13/2 माइनस 2x और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, 2 6 12। मैंने इक्वेशन बनानी है, सारी वैल्यूज़ को मैं इस साइड पे लेके आ जाती हूँ। पहले x की वैल्यूज़ इस साइड पे आएंगी, अच्छा +2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अरेंज करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास होती है x की वैल्यूज़, देन y की वैल्यूज़, उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं कांस्टेंट। अब जी नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, हमने इसको भी ख़त्म करना है। मैं क्या ले लेती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x के साथ भी, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ भी, -13 के नीचे ऑलरेडी ही 2 मौजूद है और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 12 के साथ भी और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 आ जाता है, 0 आ गया इक्वल की उस साइड पे। अच्छा जब मैंने मल्टीप्लाई किया मेरे पास बन गया 4x + 2y माइनस 13, 12 2 24 और जो डिनोमिनेटर में 2 था वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके एंड हो जाएगा और यहाँ से मुझे ये आंसर देगा 4x + 2y माइनस 37 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये मेरे पास जो परपेंडिकुलर लाइन थी उसकी स्लोप मुझे मिल गई है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन उसकी मिल गया स्लोप ऑफ पॉइंट की मदद से। जी स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू। अच्छा एक इक्वेशन बनानी है हमने उस लाइन की जो इस पॉइंट से गुजरती है -4 और -6 इस पॉइंट से, ठीक है। -4 और -6 पहले तो मैं पॉइंट ड्रॉ करती हूँ। देखिए ये -4 और यहाँ पे -6 ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ड्रॉ हो गया -4 और -6, यानी ये मेरे पास कौन सा पॉइंट मुझे गिवन है क्वेश्चन में, जो x1 और y1 होता है, ठीक है। अब आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है जो इक्वेशन इस पॉइंट से गुजर भी रही है और ये जो लाइन है ये जो इस पॉइंट से गुजर रही है वो लाइन परपेंडिकुलर है किसी ऐसी लाइन की जिसकी स्लोप -3/2 है। मैं सपोज करती हूँ एक लाइन जो है वो इस तरह से गुजर रही है, ठीक है। इस लाइन की स्लोप दी हुई है m1, एक लाइन की स्लोप खुद से गिवन है, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं इस लाइन के ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस पॉइंट से गुजर रही है, वो परपेंडिकुलर हो इस लाइन के, यानी ऐसे लाइन गुजर रही है परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ही होती है ना, यानी दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। अब मैंने बेसिकली इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन मुझे क्या थी, ये जो लाइन जो 4 और -6 से गुजर रही थी इस लाइन, ये लाइन परपेंडिकुलर थी एक और लाइन के जिसकी स्लोप थी -3/2, यानी मुझे स्लोप दी हुई है इस लाइन की, जबकि मैंने स्लोप फाइंड करनी है इस लाइन की, ठीक है। ये जो लाइन परपेंडिकुलर भी है और इस पॉइंट से भी गुजर रही है। अब देखिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन में मुझे ये गिवन है कि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इट्स मीन कि अगर मुझे एक लाइन की स्लोप गिवन है तो दूसरी लाइन की स्लोप मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक। कैसे देखिए, एज सॉल्यूशन में क्या है, एज बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के, ठीक। और मुझे क्या मालूम करना है
एज m1 मुझे गिवन है फर्स्ट लाइन की स्लोप -3/2 और मैंने फाइंड क्या करना है m2 दूसरी लाइन की स्लोप जो कि लाइन परपेंडिकुलर है। अच्छा जी, मैं क्या करती हूँ कि m1 और m2 इक्वल्स टू -1 के होता है। यहाँ से हमने m2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए m1 को यहाँ ले आती हूँ डिनोमिनेटर में। m1 की वैल्यू मैंने पुट की -3/2, हमने इस लाइन की वैल्यू पुट कर दी। अब आपको पता है कि ये वाली जो वैल्यू होती है जो सबसे नीचे डिनोमिनेटर में, ये ऊपर चली जाती है। नेगेटिव साइन से कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से m2 की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 2/3। ठीक, अब आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, ये जिसको मैंने डार्क किया है, इसकी स्लोप मुझे m2 भी फाइंड हो चुकी है और ये लाइन किस पॉइंट से गुजर रही थी -4 और -6 से, वो पॉइंट भी मुझे गिवन है। ठीक है, एज क्या है कि m2 मुझे स्लोप गिवन है और मुझे x1 पॉइंट क्या गिवन है -4 और y1 पॉइंट मुझे क्या गिवन है -6। तो मैं क्या लगाती हूँ, यूज़ करती हूँ पॉइंट स्लोप फॉर्म। फिर बता रही हूँ ग्राफ मस्त नहीं है, ग्राफ जैसे आपको समझाने के लिए है। अच्छा जी, y - y1 इक्वल्स टू mx - x1, y - y1 क्या गिवन है -6, स्लोप गिवन है 2/3, x - x1, y यहाँ से हमारे पास दोनों ऐड हो जाने हैं y +6, यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा 2/3x और ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 2/3 के साथ 4 भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी, अब मैंने क्या करना है, मैं सारी वैल्यूज को एक साइड पे ले जाती हूँ। यहाँ पे 0 आ जाता है, 2/3x + 8/3, ये वैल्यू इधर आएगी -y और -6। पहले तो मैंने सबका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को रिमूव कर देती हूँ 3 को, तो मेरे पास क्या रह जाएगा 2x + 8, क्योंकि दोनों के नीचे 3 मौजूद है, इस टर्म के साथ 3 मौजूद नहीं है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 6 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 तो जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ क्या रह जाएगा 2x + 8 -3y और 3 × 6 = 18, यहाँ रह जाएगा 0। इसको अरेंज करते हैं, पहले x की वैल्यूज़, y की वैल्यूज़, +8 और -18, फिर जी ये मुझे मिल जाएगा 2x - 3y - 10। जी ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी उस लाइन की। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू, एक इक्वेशन ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है 11 और -5। ओके, अब जाए कि मैं पूरा ग्राफ करने की छोटी सी रैंडम सी इसकी पिक्चर बना लेती हूँ, डायग्राम बनाती हूँ। आप स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, x की वैल्यू पॉजिटिव यानी इस साइड पे, और y की वैल्यू नेगेटिव यानी यहाँ कहीं ये पॉइंट ड्रॉ होगा 11 और -5। ठीक, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव, तो ये इस पॉइंट यहाँ आ रहा है। तो कोई भी एक ऐसी लाइन की हमने इक्वेशन बनानी है जो कि इस पॉइंट से पास करे। ठीक है, मैंने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अगर मैंने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इट्स मीन कि इसका पॉइंट तो मुझे गिवन है, ये पॉइंट तो हो जाएगा x1 और y1। ठीक, जस्ट मेरे पास रह जाएगी इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करना। मुझे इस लाइन की स्लोप मिलेगी तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म फार्मूला लगा के अपनी इक्वेशन फाइंड आउट कर लूँगी। अब मुझे स्लोप कैसे मिलेगी, यहाँ तो है ही 1 पॉइंट, 2 पॉइंट्स होते तो हम उनकी मदद स्लोप फाइंड कर सकते हैं। आगे एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन एक और लाइन के पैरेलल है जिस लाइन की स्लोप -24 है। यानी मैं सपोज कर लेती हूँ, क्योंकि एक्यूरेट तो नहीं है, मैं पता है ये लाइन किधर होगी, मैं सपोज कर लेती हूँ इसके एक और पैरेलल एक और लाइन है, इस लाइन की स्लोप मुझे गिवन है -24। ठीक है, अगर 2 लाइन्स पैरेलल हैं तो इट्स मीन उन दोनों की स्लोप इक्वल होंगी। इस लाइन की मदद से मैं क्या करूँगी, मुझे इस लाइन की स्लोप m2 भी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मुझे स्लोप फाइंड आउट होगी, मैं यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लूँगी एज m1 किसकी स्लोप है, m1 इज़ द स्लोप ऑफ गिवन लाइन।
गिवन लाइन मीन्स जिसकी खुद से हमें स्लोप दी हुई है -24, बिकॉज टू लाइन्स आर पैरेलल। टू लाइन्स क्या हैं? पैरेलल हैं। पैरेलल्स मीन्स क्या होता है कि स्लोप्स दोनों की इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब है जो m1 की स्लोप होगी वही m2 की भी स्लोप होगी। इस तरह से मुझे सेकंड लाइन की अपनी स्लोप भी फाइंड हो चुकी है। तो मैंने अब क्या करना है कि मुझे स्लोप भी मिल गई है कि m2 भी -24 है, x1 पॉइंट मुझे गिवन है 11 है और y1 पॉइंट मुझे -5 गिवन है। तो मैं यूज़ करने लगी हूँ पॉइंट स्लोप फॉर्म। ऑफ इक्वेशन की, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, तो y1 मेरे पास -5, स्लोप इस केस में मुझे 24 गिवन है और x1 जी मेरे पास यहाँ पे है 11। तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 5, यहाँ से -24x प्लस 24 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 264 आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं और इक्वल के इस साइड पे हमें मिल जाएगा 0। देन अरेंज इट, पहले x y देन 5 और -264 इक्वल्स टू 0। 24x प्लस y, इन दोनों को हम आपस में सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा -259 इक्वल्स टू 0। इस तरह से मुझे अपनी लाइन की इक्वेशन मिल गई है। ओके स्टूडेंट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, कन्वर्ट करें अपनी इक्वेशन को। ये जो इक्वेशन दी हुई है सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, देन टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और फिर नॉर्मल फॉर्म में। इससे पहले मैं आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बता चुकी हूँ कौन सी होती है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी बताया, नॉर्मल फॉर्म अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। सबसे पहले तो अच्छा हमने इसको कन्वर्ट करने लगे हैं। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को जी रिकॉल करते हैं, क्या होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो मैं अपनी गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने लगी हूँ। ये इक्वेशन क्या कहती है कि y एक साइड पे होनी चाहिए, सारी वैल्यूज़ इक्वल के दूसरी साइड पे होनी चाहिए। y वाली टर्म्स को मैंने क्या करना है, एक साइड पे ही रहने देना है और बाकी दोनों वैल्यूज़ जो हैं उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाऊंगी तो क्या बन जाएगा -2x -11। ये देखिए -4y इधर रहने दिया, ये भी इक्वल के इधर लेगी और 11 को भी इक्वल के इधर लेगी। ठीक है, आपने याद रखना कि पहले इक्वल के उस साइड पे x की वैल्यू होनी चाहिए, देन कांस्टेंट होनी चाहिए। देखिए x वाली वैल्यू फिर कांस्टेंट, y को सिंगल होना चाहिए, यहाँ y के साथ -4 है। पहले तो मैं -4 को मैं क्या करती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ ईच टर्म बाय -4, क्योंकि -4 को मैंने ख़त्म करना है ना, -4 से मैं हर टर्म को डिवाइड कर दूँगी, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी और इस टर्म को भी। ठीक, ये खट जाएगा यहाँ से -4, यहाँ से रह जाएगा y, यहाँ से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ क्या रह जाएगा x/2। ये माइनस और माइनस कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में, तो क्या बन जाएगा 11/4। यहाँ से हमारे पास, इसको मैं अब लिख देती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ कि 1/2x प्लस 11/4 है। ठीक है, इज़ द, ये कौन सी फॉर्म है, इज़ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, y इक्वल्स टू ये m आ गया, mx प्लस सी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। देन अब क्या करना है, इसी क्वेश्चन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने शो करना है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको कन्वर्ट करने लगे हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, इक्वल को इसके इस साइड पे लेके जाती हूँ, ये जो 11 है, क्योंकि x वाली वैल्यूज़ और y वाली वैल्यूज़ इधर ही रहने देती हूँ, ये आ जाएगा इक्वल के उधर -11। अब इक्वल के साइड पे हमें 1 चाहिए, -11 नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैं पूरी इक्वेशन को यहाँ 1 बनाने के लिए -1 से डिवाइड कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय -11 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे। इस टर्म को भी मैंने डिवाइड कर दिया -11 से, इस टर्म को भी मैंने डिवाइड कर दिया -11 से और इस साइड को भी
-11 से मैंने डिवाइड कर दिया। ये क्या रह गया 2x बाय -11, ये माइनस और माइनस प्लस 4y बाय 11 और यहाँ रह गया 1। ओके, अब स्टूडेंट्स ये देखिए ये तो बन गया, मुझे यहाँ पे चाहिए जस्ट x। अब देखिए मैं इस 2 को इसके डिनोमिनेटर में ले जाती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, x डिवाइडेड बाय -11/2। इस वैल्यू को ऊपर लेके जाऊँगी तो ये 2x के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो मैं इस तरह लिखूँ या इस तरह लिखूँ एक ही बात है, मुझे क्योंकि अपनी इंटरसेप्ट फॉर्म में x अकेला चाहिए तो मैं इस 2 को यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में लेगी। सेम यही काम मैं यहाँ पे करती हूँ। y चाहिए मुझे तो क्या हो जाएगा, y को ये जो 4 था मैं यहाँ इसके नीचे ले जाती हूँ, तो जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये इसी तरह लिखा जाता है। ठीक, इक्वल्स टू 1। अब ये मेरे पास बन गया अपनी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू 1। दिस इज द टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन की 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया। ओके, अब स्टूडेंट जो सबसे यहाँ पे जी नेक्स्ट चीज़ है देखने वाली, अच्छा स्टूडेंट्स अब हम नॉर्मल फॉर्म के बारे में पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैं जिस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। नॉर्मल फॉर्म होती क्या है स्टूडेंट, ये देखिए जैसे एक एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है, मेरे पास एक ग्राफ है जी इस तरह से। ठीक है, मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। अब मैंने इसके नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ करनी है। नॉर्मल लाइन क्या होती है, जो कि 90 डिग्री बनाए, जिसके परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ एंगल बन रहा है अल्फ़ा, ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे पास नॉर्मल फॉर्म होती है। अब मेरे पास होता क्या है, नॉर्मल फॉर्म जो बेसिकली लिखी जाती है वो मेरे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है x cos अल्फ़ा प्लस y cos बीटा इक्वल्स टू p होती है। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे मैंने बेसिकली करना क्या है, मैंने x के साथ फाइंड आउट करना है cos अल्फ़ा, y के साथ फाइंड आउट करना है cos बीटा। p क्या होता है, p यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, ओरिजिन से यहाँ जो पॉइंट है यहाँ तक का डिस्टेंस इस लाइन का। ठीक, अब p हम फाइंड कैसे करते हैं, x की वैल्यूज़ का मैग्नीट्यूड लेके। अब मैं इसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। सॉरी, ये x कॉज ऑफ अल्फ़ा और सॉरी गलत मैंने लिख दिया, x कॉज ऑफ अल्फ़ा y साइन ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू p, यानी एक कॉज अल्फ़ा के साथ होती है, एक साइन अल्फ़ा के साथ होती है। ओके, अब मेरे पास इक्वेशन क्या थी, मैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट फाइंड करने लगी हूँ। मेरे पास इक्वेशन थी जी 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। कन्वर्ट इसको करने लगी हूँ किस में, कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके, नॉर्मल फॉर्म पहले क्या कह रही है, नॉर्मल फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास x हमें चाहिए, x वाली टर्म, y वाली टर्म और इक्वल के उधर। पहले तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, पहले तो मैं इसके उधर ले जाती हूँ, x वाली टर्म, y वाली टर्म, ये वाली टर्म चली जाएगी इक्वल के इस साइड पे। ठीक, अब मैंने फाइंड आउट क्या करना होता है, मैंने जो होती है इन वैल्यूज़ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है। ठीक है, मैं इसको फाइंड करती हूँ यहाँ से, तो ये मेरे पास क्या होगा, x की वैल्यू का यहाँ पे स्केयर हो जाए तो मैग्नीट्यूड हमने कैसे फाइंड करना होता है, x की वैल्यू का स्केयर प्लस y की वैल्यूज़ का स्केयर। तो यहाँ से मुझे इसका आंसर क्या मिल जाता है, ये होता है 2 का स्केयर 4, 4 का स्केयर 16 अंडर रूट 20। अब ये जो मैग्नीट्यूड आया होता है उसको मैंने हर वैल्यू से, ये जो मेरे पास जो ऊपर इक्वेशन मैंने इसको 1 का नाम सपोज दे दिया, मैंने इससे डिवाइड कर लेना होता है, डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 20 इक्वेशन 1 में हर वैल्यू को डिवाइड कर दे, इस वैल्यू को भी अंडर रूट 20 से, इस वैल्यू को भी हमने अंडर रूट 20 से डिवाइड कर दिया और इस वाली वैल्यू को भी मैंने अंडर रूट 20 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब मैंने करना क्या है, मैंने अब देखना है कि यहाँ पे ये इनकी वैल्यूज़ क्या 20 का एलसीएम लेके कटिंग हो सकती है। अच्छा जी, मैं 20 का मैंने एलसीएम लिया
2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। सेम यही काम मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको लिखा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट से कट के बाहर आ जाएगी, 2 के स्क्वायर अलहदा, 5 अलहदा, यहाँ पे इस तरह से 2 के स्क्वायर को अलहदा अंडर रूट में। अच्छा जी, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 5 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5 जी। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो ये मेरे पास रह जाएगा x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस y माइनस 2y डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 5। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, अब इसको मैंने कंपेयर करना है अपने नॉर्मल फॉर्म से, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, एक्स कॉज अल्फ़ा, ठीक, प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी। अब यहाँ से चूज़ कीजिए, एक्स तो मेरे पास इसी तरह मौजूद है, ठीक, तो कॉस अल्फ़ा क्या होगा, इन दोनों को कंपेयर करें स्टूडेंट्स। ये देखिए एक्स इसी तरह, एक्स का जो भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही होगी वो कॉज ऑफ अल्फ़ा होगी, तो यहाँ से मुझे कॉज ऑफ अल्फ़ा क्या मिलेगा, एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स का क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो मुझे कॉज ऑफ अल्फ़ा क्या आंसर मिल जाएगा 1 बाय अंडर रूट 5, ठीक। ये देखिए एक्स के साथ मैंने आपको बताया था 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर 1 है, नीचे अंडर रूट 5, तो कॉज अल्फ़ा आ गया 1 बाय अंडर रूट 5। तो इसी तरह यहाँ से मुझे साइन अल्फ़ा की क्या वैल्यू मिलेगी, y के साथ वाली टर्म होती है साइन अल्फ़ा, तो y के साथ क्या टर्म मल्टीप्लाई हो रही है -2 बाय अंडर रूट 5, ठीक। और p यहाँ से मुझे क्या मिल गया 11 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 5, ठीक। मुझे कॉस अल्फ़ा मिल गया, साइन अल्फ़ा मिल गया, p मिल गया। अब मैंने बेसिकली करना क्या, वैसे तो मेरी नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन ये होती है, मैंने फाइंड करना है यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू। अब मैं मज़ीद आगे क्या काम करने लगी हूँ, मैं इनको कॉस और साइन को यूज़ करते हुए टेन फाइंड करूँगी, फिर टेन का इन्वर्स लेके अल्फ़ा फाइंड कर लूँगी। जैसे मुझे अल्फ़ा मिल जाएगा, मैं यहाँ पे इस नॉर्मल फॉर्म में अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूँगी। तो बेसिकली मैंने कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा फाइंड क्यों की है, इसकी रीज़न ये होती है कि इनकी मदद से पहले मैं अब टेन फाइंड करूँगी, देन अल्फ़ा फाइंड करूँगी। जैसे मुझे अल्फ़ा मिल जाएगा, मैं अपनी नॉर्मल इक्वेशन में यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू मैंने पुट करनी होती है, जस्ट अल्फ़ा फाइंड आउट करना होता है। ओके स्टूडेंट, ये देखिए कॉस अल्फ़ा की वैल्यू ये थी, साइन अल्फ़ा की वैल्यू ये थी, मैंने टेन अल्फ़ा फाइंड करना है। देखिए टेन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, साइन बाई कॉस के। यहाँ मैं वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1 बाय अंडर रूट 5। अच्छा, अब देखिए ये अंडर रूट 5 इस अंडर रूट 5 से कैंसिल हो गया, तो आपको टेन अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई है -2 बाय 1, यानी टेन अल्फ़ा ने आपको आंसर दे दिया है -2। अब मैं अल्फ़ा को उधर ही रहने देती हूँ, टेन इनवर्स को दूसरी साइड पे ले जाती हूँ, टेन इनवर्स ऑफ -2 का आंसर मैं फाइंड कर लेती हूँ। टेन इनवर्स ऑफ -2 का मुझे आंसर मिलता है जी -63.43 डिग्री। अल्फ़ा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे पास आपको पता है डी पूरा कंप्लीट डी जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, तो 180 में से हमने इस वैल्यू को माइनस कर देना है ताकि जो में अल्फ़ा है अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाए, ठीक है। जिस क्वेश्चन में ऑलरेडी वैल्यू पॉजिटिव होगी देन हमें उसमें 180 में से उसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा जी, अल्फ़ा भी मुझे फाइंड आउट हो गया। अल्फ़ा फाइंड आउट हो गया तो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन अब हम लिख सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, एक्स कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस वाई साइन ऑफ अल्फ़ा इक्वल होता है पी के। पी पीछे हमने निकाला था, क्या था 11 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 5 होता है हमारे पास पी, और एक्स कॉज ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई है 116.57 डिग्री प्लस वाई साइन ऑफ अल्फ़ा 116.57 डिग्री। तो यहाँ से मैंने इसकी नॉर्मल फॉर्मल इक्वेशन भी लिख दी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका अगला पार्ट करते हैं जिसमें हमने बाकी यही सारी फॉर्म्स हमने निकालनी है। तो सबसे पहले अगले मुझे क्या है,
4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले मैंने क्या निकालनी होती है, कौन सी फॉर्म निकालनी है? सबसे पहले मुझे निकालनी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक साइड पे होना चाहिए और बाकी दोनों वैल्यूज़ इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। देन y को हमने सिंगल बनाना होता है, तो मैं अपनी पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रही हूँ? 7 से। इस वैल्यू को भी मैंने 7 से डिवाइड किया, इसको भी और इसको भी। ठीक है, मैंने क्या किया है? डिवाइडेड बाय 7 कर दिया। कैंसल आउट होगी। y इक्वल्स टू माइनस 4x बाई 7 प्लस 2 बाई 7। ओके, इसको कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास स्लोप, अच्छा इसको पहले मैं इस तरह लिख लेती हूँ, -4 बाई 7 x प्लस 2 बाई 7। देखिए कंपेयर कीजिए, y इक्वल्स टू ये पूरा m है, एम एक्स प्लस सी। तो ये मेरे पास आ गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, अब यही मेरे पास क्वेश्चन है, इसको मैं चेंज करने लगी हूँ टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? जी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। पहले तो मैं इक्वल के साइड पे 1 बनाने लगी हूँ। ये देखिए क्वेश्चन था 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। पहले तो x और y को उधर रहने देती हूँ, ये 2 इस साइड पे जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इक्वल के साइड पे 1 बनाना है, तो मैं पूरी वैल्यू को किससे डिवाइड करूँगी? 2 से। इस टर्म को भी, इस टर्म को भी और इस टर्म को भी मैंने क्या किया है? डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। यहाँ पे बन जाएगा 1, क्या बन गया है? 2x प्लस 7 बाई 2y इक्वल्स टू 1 बन गया। अच्छा जी, अब देखिए जैसे इसके डिनोमिनेटर में 2 था, मैं इसको लिख सकती हूँ x बाई 1 प्लस 7 बाई 2 y इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या होता है? हमने x को सिंगल बनाना होता है। अगर मैं इस टर्म को ये ऐसे लिखूँ x बाई 1 और इस पूरे 2 को, ये जो x के साथ था, नीचे ले आऊँ, तो देखिए जब मैं इसको रेसिप्रोकल, जब इस टर्म को ऊपर लेके जाऊँगी तो ये इसी तरह लिखी जाएगी 2x बाई 1। सेम यही काम मैंने यहाँ पे किया। y बाई 2 मैंने इसी तरह लिखा, y बाई 2 डिनोमिनेटर वाला, और ये 7 को यहाँ नीचे लिख दिया। इसको भी जब मैं करूँगी ऊपर जाएगा तो ये 7 y के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने x को उधर ही रहने दिया, x बाई 1। ये टर्म मैंने ऐसी लिखी और इस टर्म को इसके नीचे जाके डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे अगेन ये टर्म इसी तरह लिखी जाती है। इसी तरह यहाँ मैंने y बाई 2 इसी तरह रहने दिया, इस टर्म को इसके नीचे डिवाइड किया है, इसको सॉल्व करें तो अगेन ये इसी तरह बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है? टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया। ओके, अब मैंने क्या करना है? मैंने अब जी नॉर्मल फॉर्म बनानी है। नॉर्मल फॉर्म के लिए पहले मैंने क्या करना है? 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है। x वाली और y वाली टर्म्स इधर ही रहने देते हैं, इधर ले आते हैं 2। अब मैंने मैग्नीट्यूड निकालना होता है, x की वैल्यू का स्केयर, x का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्केयर लेना होता है, y के साथ जो वैल्यूज़ होती है उसका स्केयर लेना होता है। तो यहाँ से मुझे क्या आंसर मिल रहा है? ये देखिए मैंने 4 का स्केयर लिया और 7 का स्केयर लिया, 16 प्लस 49। तो यहाँ से मुझे क्या आंसर मिल रहा है? 16 और 49 को जो मैंने ऐड किया √65। अब मैंने क्या करना होता है? इक्वेशन 1 को √65 से डिवाइड कर देना होता है ताकि मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में p की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, मैंने अब कर क्या रही हूँ? डिवाइड करने लगी हूँ, डिवाइडेड बाय √65। ठीक है, अपनी इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी? 4x को भी, यानी x की वैल्यू को मैंने डिवाइड कर दिया है √65 से। देन उसके बाद मेरे पास y की वैल्यू थी, मैंने उसको भी 65 से डिवाइड कर लिया, और इक्वल के साइड पे मेरे पास 2 था, मैंने इसको भी डिवाइड कर लिया 65 से। ओके, अब मुझे क्या मिलने लगा है? मैं सिलेक्ट करने लगी हूँ कि कॉज अल्फ़ा क्या है, कॉज बीटा क्या है और p क्या है। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जब मैंने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है तो उसके बाद कॉज अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और p को सिलेक्ट करना है। ठीक है,
कंपेयर करें ज़रा इस फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म से। कंपेयर किससे इसको करना है, एक्स कॉज ऑफ एल्फ़ा प्लस वाई साइन ऑफ एल्फ़ा इक्वल्स टू पी। वी गेट, हमें क्या मिलेगा जब मैं इसको कंपेयर करूँगी तो कॉज एल्फ़ा की क्या वैल्यू मिलेगी। अब आप देखिए दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें, एक्स को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यू होगी वो कॉज एल्फ़ा की होगी एक्स को छोड़ के। तो ये कॉज एल्फ़ा क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 65। ओके, देन साइन एल्फ़ा क्या होगा, वाई के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 65, ये वैल्यू होगी है। और p मेरे पास क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 65। अब मैं क्या करूँगी, कॉज और साइन की मदद से टेन निकाल लूँगी, देन एंगल फाइंड कर लूँगी। तो मैं एंगल को यहाँ पुट कर दूँगी अपनी क्वेश्चन में, तो मुझे अपनी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक, सबसे पहले मैं क्या करने लगी हूँ, टेन अल्फ़ा फाइंड करती हूँ। टेन अल्फ़ा क्या है जी, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा जी साइन की वैल्यू क्या है, 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 65। कॉस की वैल्यू क्या है, 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 65। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 10 7/4। तो मैं अल्फ़ा यहाँ रहने देती हूँ, 10 इनवर्स में लूँगी 7/4 का। ठीक, तो यहाँ से मुझे अपनी अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी 62.26। ठीक, अल्फ़ा की वैल्यू जैसे मुझे मिलेगी मैं अपनी नॉर्मल फॉर्म में पुट कर दूँगी। सो नॉर्मल फॉर्म मेरे पास क्या है, एक्स कॉज अल्फ़ा 62.26, एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी। पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 65। तो ये मुझे अपनी नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी मिल गई है। इसी क्वेश्चन का जी थर्ड और लास्ट पार्ट करते हैं। 15y माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y को इधर ही रहने देते हैं, x वाली टर्म भी दूसरी तरफ, -3 भी दूसरी तरफ। अब मैंने क्या करना है, 15 से सबको डिवाइड कर देना है, इस साइड को भी और इस साइड भी, और यहाँ पे भी मैंने 15 से डिवाइड, 15 ऑलरेडी मौजूद था, इसको भी 15 से डिवाइड किया। तो y मुझे मिल गया 8 डिवाइडेड बाय 15x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 15। y इक्वल्स टू mx प्लस c पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन दोनों की सूरत में हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ये अपनी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी मिल गई है। ठीक, अब मैं क्या फाइंड करने लगी हूँ, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करने लगी हूँ। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, इक्वल की उस साइड पे 1 होना चाहिए। पहले तो मैं एक्स और वाई वाली टर्म्स को इधर ही रहने देती हूँ, और इस टर्म को जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे लेके जाती हूँ। मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, तो मैं अपनी सारी वैल्यूज़ को -3 से डिवाइड कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा -5y। ये देखिए यहाँ से तो ये 3 ख़त्म हो गया और ये माइनस मैंने ऊपर शिफ्ट कर लिया, तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा। -5y, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 8/3x इक्वल्स टू 1। ओके, सबसे पहले तो मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ। x वाली वैल्यू फर्स्ट में लिख लेती हूँ, देन y की वैल्यू लिखती हूँ और 1। ठीक है, ये देखिए जस्ट पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख दी x वाली, फिर y वाली और इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब हम इसको लिखते कैसे हैं, ये देखिए 8x/3, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख लेती हूँ। अब मैंने करना क्या है, इस 8 को मैंने शिफ्ट करना है यहाँ, क्योंकि स्लोप ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। x सिंगल होना चाहिए, नीचे होना चाहिए a। ठीक है, ये वाली वैल्यू x के साथ ये a है 3 मेरे पास। ठीक है, x/a। बट अब यहाँ पे क्या है कि x सिंगल नहीं है, 8 भी है, तो ये 8 को मैं सबसे नीचे ले आती हूँ। यहाँ पे x/3 इसी तरह था, ये 8 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसका रेसिप्रोकल जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये x के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। हम इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं।
यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, y/1 इसी तरह है। ये 5 को मैं यहाँ नीचे लिख लेती हूँ और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये मेरे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी होगी। ठीक, देन जी मेरे पास अब रह गई है नॉर्मल फॉर्म बनाना इसी की। जब इसकी नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं, नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए मैंने पहले क्या करना होता है, x और y की वैल्यूज़ इधर ही रहने देनी होती है। देन मैंने क्या करना होता है, मैंने मैग्नीट्यूड लेना होता है अपने x और y की वैल्यूज़ का। ठीक है जी, मैं इसका मैग्नीट्यूड लेती हूँ x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ का। 15 का स्क्वायर, अच्छा मैग्नीट्यूड जब लेते हैं तो बीच में पॉजिटिव साइन आता है, यहाँ पे आ जाएगा -8 का स्क्वायर। इन दोनों x के और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेना होता है और बीच में प्लस का साइन आता है। अच्छा जी, यहाँ से हमने क्या करना होता है, 15 का स्क्वायर लिया 225 प्लस 8 का स्क्वायर लिया 64, यहाँ से मुझे मिल गया। फिर जी अगेन मैंने इन दोनों को जब एडअप किया तो मुझे यहाँ से मिलता है 289। ठीक, इसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर आ जाता है 17। यानी मैंने अपनी इस इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड कर देना है, 17 से, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड आया है, डिवाइडेड बाय 17। 15y डिवाइडेड बाय 17 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 17 इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 17। ओके, अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, पहले तो मैं इसको अब अरेंज कर लेती हूँ। पहले अरेंज कैसे करेंगे, पहले x की वैल्यूज़ लिखनी होती है। पहले x वाली वैल्यूज़ -8/17x, देन फिर y वाली वैल्यूज़ और उसके बाद आ जाता है, ओके, कंपेयर करते हैं इसको, x cos ऑफ अल्फ़ा प्लस y साइन ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू p से। ओके, कंपेयर कीजिए, x की जगह x तो cos ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, cos ऑफ अल्फ़ा होगा मेरे पास -8/17 के इक्वल। y के साथ वाली वैल्यू cos साइन ऑफ अल्फ़ा, तो साइन ऑफ अल्फ़ा है जी मेरे पास 15/17। देन p है जी मेरे पास इक्वल के साइड वाली वैल्यूज़। अब मैंने क्या करना है, मैंने अब 10 को फाइंड आउट करना है कॉज और साइन की मदद से। 10 निकालते हैं जी, 10 होता है साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा। ये 17 से कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या वैल्यू बची है, 10 अल्फ़ा वैल्यू मुझे मिली है 15/-8। अल्फ़ा इधर ही रहने देते हैं, 10 इनवर्स लेते हैं 15/-8 का। जी, तो मैंने अल्फ़ा 10 इनवर्स लिया 15/-8 का, तो मुझे वैल्यू मिली है 61.93। ओके, फिर उसके बाद सॉरी माइनस साइन के साथ, तो हमने इस अल्फ़ा को पॉजिटिव बनाने के लिए 360 में से इस वाली वैल्यू को हमने माइनस कर देना है, तो यहाँ से मुझे 298.07 डिग्री मिल गई अल्फ़ा की वैल्यू। अब जी मैं इसकी नॉर्मल फॉर्म लिख लेती हूँ। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू p होती है। अच्छा जी, x cos अल्फ़ा की जगह वैल्यू 298.07 डिग्री प्लस y साइन अल्फ़ा की वैल्यू 298.07 डिग्री और इक्वल्स टू p हमारे पास, ये देखिए यहाँ से हमने फाइंड किया था -3/17, तो यहाँ से हमने इसकी नॉर्मल फॉर्म भी फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। हमारे पास पूछा जा रहा है, इस जो हमारे पास लाइन है वो क्या है, वो पैरेलल है, नंबर 1, नंबर 2 परपेंडिकुलर है, या नंबर 3 नन के तीनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, दो लाइन्स हमें गिवन है, ये देखिए 2x + y -3 = 0, ये लाइन गिवन है। देन एक दूसरी लाइन है 4x + 2y + 5 = 0। टू लाइन्स की इक्वेशन गिवन है। अब मैंने बताना है क्या ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है, या कुछ भी नहीं। अगर ये दो लाइन्स पैरेलल हैं तो इन दोनों लाइन्स की स्लोप इक्वल होंगी। अगर ये दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करती
तो इसका मतलब है ना ही ये पैरेलल है ना ही ये परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले मैं यूज़ करने लगी हूँ फर्स्ट लाइन की इक्वेशन को, यूजिंग इक्वेशन 2x + y - 3 = 0। मैं यहाँ से स्लोप कैसे फाइंड कर सकती हूँ स्टूडेंट? मैं यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाती हूँ इसकी। लिखते हैं राइट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख के m फाइंड करने लगी हूँ। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y को उधर ही रहने दें, ये x की वैल्यू और जो कांस्टेंट है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं। अब यहाँ से देखिए मुझे यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से मुझे मिल गया m की वैल्यू। इसको कंपेयर करें ज़रा आप y = mx + c से, तो यहाँ से मुझे m क्या मिला, कंपेयर कीजिए। x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है वो हमारे पास होती है m, तो m क्या मिल गया -2 और c मुझे यहाँ से मिल गया 3। मुझे स्लोप चाहिए थी फर्स्ट लाइन की, एस इसको m = -2 इज़ द स्लोप ऑफ लाइन। किस लाइन की स्लोप है? 2x + y - 3 = 0। एज m1 का हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह मैं दूसरी लाइन को लिखती हूँ यूजिंग इक्वेशन, उसकी भी स्लोप फाइंड करती हूँ। कौन सी मैं इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ? 4x + 2y + 5 = 0। इसकी भी स्लोप फाइंड आउट करते हैं। इसकी स्लोप कैसे फाइंड होगी? इसको भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिए। y वैल्यू इधर ही रहने दें, बाकी x और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं। अब y सिंगल होना चाहिए, 2 से डिवाइड कर दें, इस टर्म को भी और इस टर्म को भी, और यहाँ पे भी y था इसको भी, तो यहाँ पे रह जाएगा y - 2x - 5/2। इसको कंपेयर कीजिए तो यहाँ से मुझे m क्या मिल जाएगा, y = mx, तो m मिला -2 और c मुझे मिल गया -5/2। तो यहाँ से जो मैं -2 है इसको मैं m2 का नाम दे देती हूँ। एज m2 किसके इक्वल है? -2 इज़ द स्लोप ऑफ, किस लाइन की स्लोप है? दूसरी लाइन की स्लोप 4x + 2y + 5 = 0। अब स्टूडेंट्स आप दोनों स्लोप को देखिए, दोनों स्लोप के आंसर इक्वल है। m1 भी -2 है, m2 भी -2 है। अगर दोनों स्लोप्स इक्वल है इट्स मीन के दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। देखिए मैंने क्या लिखा है कि m1 और m2 दोनों के आंसर -2 है, तो लाइंस आपस में क्या होंगी? लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। ठीक जी, इसका बी पार्ट अब करते हैं जी। बी पार्ट हमें गिवन है 3y इक्वल है 2x + 5, एक ये इक्वेशन गिवन है। दूसरी इक्वेशन मुझे गिवन है 3x + 2y - 8 = 0। अच्छा जी, सबसे पहले यूजिंग इक्वेशन, कौन सी मैं इक्वेशन यूज़ करती हूँ? यूजिंग इक्वेशन 3y = 2x + 5। ओके, y = mx + c बनाना है। y के साथ 3 है तो मैं पहले तो क्या करती हूँ, हर वैल्यू को 3 से डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ रह जाएगा y = 2/3x + 5/3। इसको आप कंपेयर कीजिए तो m की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी? इसको m1 का नाम दे देती हूँ। y = mx, m क्या है? x के साथ वाली टर्म, m मुझे मिल गया और c क्या मिला? c की ज़रूरत नहीं है फाइंड आउट करना, लेकिन जैसे आपको बता रही हूँ क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से दोनों की वैल्यूज़ फाइंड होती है। तो एक लाइन की स्लोप मुझे मिल गई है। अब मैं दूसरी कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ? यूजिंग इक्वेशन 3x + 2y - 8 = 0 जी। इसको भी स्लोप फॉर्म बनाने लगी हूँ। y वाली वैल्यूज़ एक साइड पे, अब पूरी वैल्यूज़ को मैं किससे डिवाइड करूँगी? 2 से। ओके, यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा y, यहाँ पे है -3/2x + 4। कंपेयर कीजिए तो m2 मुझे दूसरी लाइन की स्लोप मिल जाएगी, mx, m मिल गया, c मिल गया। ओके, दोनों की स्लोप को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए अगर मैं दोनों के स्लोप का, ये देखिए दोनों के स्लोप इक्वल्स तो नहीं है, पैरेलल तो नहीं है। मैं अब चेक करके देखती हूँ क्या इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है। एज m1 और m2 का मैं आंसर निकालती हूँ। ठीक है, इनके प्रोडक्ट का आंसर अगर -1 आ जाता है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी। m1 की वैल्यू पुट करती हूँ 2/3,
m2 की वैल्यू क्या है -3/2। 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, जस्ट -1 रह गया। यानी m1 और m2 दोनों लाइंस का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। तो लाइंस कैसी हैं? लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। ओके जी, देन उसके बाद जी इसका सी पार्ट है। इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में हमें वैल्यू गिवन है जी 4x + 2x - 1 = 0। देन दूसरी वैल्यू क्या है? x - 2y - 1 = 0। यहाँ से जी मैं सबसे पहले यूज़ करने लगी हूँ यूजिंग इक्वेशन 4x + 2x - 1 = 0। सॉरी, ये हमारे पास y है। y वाली टर्म्स इधर ही, x वाली टर्म्स को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब अगेन मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर रही हूँ, ये y है, यहाँ 4 से डिवाइड कर दी है हर वैल्यू को, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा y, यहाँ पे रह जाएगा -1/2x + 1/4। इसको कंपेयर करके मुझे यहाँ से पहली लाइन की अपनी स्लोप जो कि -1/2 थी वो मिल गई है। देन उसके बाद मैं क्या इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ? यूज़ करने लगी हूँ यूजिंग इक्वेशन x - 2y - 1 = 0। y वाली टर्म्स इधर ही रहने दें, x वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाए, कांस्टेंट को भी, और -2 से हर वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं, जस्ट कैंसिल आउट होगी हैं। ये माइनस और माइनस प्लस में, तो ये 1/2x बन गया है और ये -1/2। तो यहाँ से दूसरी स्लोप हमें m2y = mx, m क्या मुझे मिल गया है 1/2। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इन दोनों की स्लोप इक्वल तो नहीं है। चेक करते हैं क्या इनका प्रोडक्ट इक्वल आता है -1 के। फाइंड करती हूँ m1 और m2 का प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, m1 और m2, आप ये देखिए m1 है -1/2, m2 है 1/2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है -1/4, जो कि इक्वल नहीं है -1 के। सो लाइंस क्या है? लाइंस आर नाइदर पैरेलल, लाइंस ना ही पैरेलल हैं नॉर परपेंडिकुलर, ना ही वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, पॉइंट अगर मैं इसको रैंडम ड्रॉ करूं तो ये पॉइंट कौन से कहाँ पे लाई कर रहा होगा? ये देखिए x की वैल्यू -4 कहाँ होती है? x माइनस इस साइड पे होता है और y की वैल्यू पॉजिटिव, यानी यहाँ कहीं ये पॉइंट लाई कर रहा होगा। -4 और 7 कि x की वैल्यू नेगेटिव साइड पे और y की वैल्यू पॉजिटिव साइड पे, ये पॉइंट यहाँ पे। तो हमने इस ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैं सपोज कर लेती हूँ अगर ये लाइन इस तरह से, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट से गुजरी है एंड पैरेलल, और ये वाली जो लाइन है एक और लाइन के पैरेलल है। उस लाइन की इक्वेशन मैं सपोज करती हूँ एक और लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है जिस लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x - 7y + 4 = 0। बेसिकली मैंने फाइंड करनी है इस लाइन की इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स है कि आप देखिए, मैंने जब भी इक्वेशन फाइंड करनी है तो मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ करती हूँ? पॉइंट स्लोप फॉर्म का। पॉइंट स्लोप फॉर्म की वजह से मुझे x1 और y1 तो फाइंड हो गया, ये मुझे मिल गया x1, ये मुझे मिल गया y1। अब मेरे पास रह गया इस लाइन की स्लोप, इसको मैं m2 कह देती हूँ। इस लाइन की स्लोप मुझे जैसे ही मिलेगी तो मैं इस पर पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला लगाऊंगी और मुझे इक्वेशन मिल जाएगी इस लाइन की। अब मुझे इसकी स्लोप कैसे मिलेगी? मुझे इस लाइन की हेल्प से, इस लाइन की पहले मैं स्लोप को नाम दे देती हूँ m1 का। इस लाइन की पहले मैं स्लोप फाइंड करूँगी, फिर मैं कहूँगी ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों की स्लोप इक्वल है, तो मुझे m2 की भी स्लोप मिल जाएगी। पहले तो मैं क्या फाइंड करने लगी हूँ, एज m1 क्या है? इज़ द स्लोप है किसकी? इज़ द स्लोप है लाइन
2x माइनस 7y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इस लाइन की कैसे स्लोप फाइंड होगी, जैसे अभी हमने फाइंड की थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फार्मूला लगा के कि y वाली वैल्यूज़ को उधर ही रहने दें, x वाली और कांस्टेंट टर्म को वहाँ ले जाएं दूसरी साइड पे। तो फिर हमने ये फार्मूला लगा रहे थे कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करने लगे y सिंगल होना चाहिए, तो -7 से पहले तो डिवाइड कर दीजिए हर वैल्यू को y को सिंगल बनाने के लिए। ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से रह गया y, माइनस माइनस से कैंसिल हो गए, 2/7x प्लस 4/7 यहाँ से मुझे आंसर इसका मिल गया। तो यहाँ से इसको कंपेयर कीजिए, तो यहाँ से मुझे m1 स्लोप मिल गया, y इक्वल्स टू m, ये m है। ठीक, तो फिर उसके बाद क्या है, एज बोथ लाइन्स आर पैरेलल, सो m1 इक्वल्स टू m2, तो दोनों के आंसर क्या होंगे, 2/7। ठीक, तो क्योंकि दोनों लाइंस की स्लोप पैरेलल है तो m1 की जो आंसर होगा वही m2 का भी आंसर हो जाएगा। अब जी मुझे स्लोप भी मिल चुकी है m2, 2/7, x1 पॉइंट भी गिवन है -4, y1 पॉइंट है जी 7। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाती हूँ और इक्वेशन को फाइंड कर लेती हूँ। पॉइंट स्लोप फॉर्म मेरे पास क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1, 2/7, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से जिस 7 को मैं दूसरी साइड पे ले जाती हूँ तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 7 के साथ, और यहाँ पे 2 रह जाएगा, x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 7y माइनस 49, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया 2x प्लस 8। अच्छा जी, इक्वेशन है, x वाली वैल्यूज़ इधर ही रहने दें, ये दोनों टर्म्स भी इधर ले आते हैं। तो यहाँ से पहले x वाली वैल्यू, देन y वाली वैल्यू, उसके बाद कांस्टेंट हमारे आपस में ऐडअप हो जाएंगे। तो यहाँ से 2x माइनस 7y प्लस 57 इक्वल्स टू 0 मुझे अपनी इक्वेशन मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक इक्वेशन है उस लाइन की जो कि इस पॉइंट से गुजरी है 5 और -8, यानी ये पॉइंट मुझे गिवन है x1 और y1। इस लाइन की मैंने इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका मुझे पॉइंट गिवन है। अगर मुझे इसकी स्लोप मिल जाती है तो मैं पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करके इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकती हूँ। अब मुझे इस लाइन की स्लोप गिवन नहीं है, लेकिन मुझे क्या कह रहे हैं कि ये जो लाइन है एंड ये लाइन एक और लाइन के परपेंडिकुलर है जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही है। मैं सपोज कर लेती हूँ एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, कोई भी, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और एक सॉरी ये माई नेगेटिव वाला पॉइंट नीचे होगा, ये ए पॉइंट है मैंने सपोज करती हूँ, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है 10 और 7, ये पॉजिटिव है, ये पॉइंट बी होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन बन रही है। इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है 5 और -8 से। तो मैंने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, अगर मैं इन दोनों की मदद से, इन दोनों पॉइंट्स की मदद से इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर लूँ, ए से बी लाइन की अगर मैं स्लोप फाइंड आउट कर लेती हूँ तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मुझे इस लाइन की स्लोप भी फाइंड हो जाएगी और इस लाइन की जैसे मुझे स्लोप फाइंड होगी तो उसका स्लोप भी मिल जाएगा, पॉइंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका फार्मूला यूज़ करते हुए पॉइंट स्लोप का तो इक्वेशन फाइंड आउट करने लगी हूँ। तो बेसिकली पहले मैं इन दो पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है उसकी स्लोप फाइंड करने लगी हूँ, ठीक है। एज m1 किसकी स्लोप है, m1 इज द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, किसको ज्वाइन करने से मिल रही है, ए टू बी को ज्वाइन करने से। तो यहाँ से मुझे ए पॉइंट गिवन है -15 और -8, बी पॉइंट गिवन है 10 और 7।
यहाँ से मैं m1 की स्लोप फाइंड आउट करने लगी हूँ। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 10 प्लस 15। यहाँ से मैं इन दोनों को ऐड अप करूँगी, ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, तो 3/5 मुझे m1 इस लाइन की स्लोप मिल गई है। अच्छा जी, एज बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 और m2 किसके इक्वल होगा, -1 के। m2 मैं फाइंड करती हूँ, m1 की वैल्यू पुट कर देती हूँ 3/5, तो यहाँ से मुझे m2 की स्लोप -5/3 मिल जाएगी। ओके, अब मुझे जो स्लोप भी मालूम हो चुकी है और मुझे पॉइंट खुद से गिवन थे, x1 पॉइंट था 5, y1 पॉइंट था -8। अब मैं यहाँ पे जी फार्मूला लगाती हूँ, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक, ये मैंने यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ पुट की हैं। अब मैंने क्या करना है, ये क्या बन जाएगा, y प्लस 8 इक्वल्स टू -5/3 x माइनस 5, ये 3 मैं इधर जाके मल्टीप्लाई करा देती हूँ, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 8 के साथ, यहाँ पे क्या रह जाएगा -5 इंटू एक्स माइनस 5। ओके, अब मैंने 3 अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, 3y हो जाएगा प्लस 24, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई कराना है। देन जी सारी वैल्यूज़ मैं इक्वल के एक साइड पे ले आती हूँ, 5x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, देन अरेंज इट, पहले x की वैल्यूज़ y की वैल्यूज़, देन उसके बाद आपस में कांस्टेंट सॉल्व हो जाएंगे, तो 3x 5x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मुझे इक्वेशन मिल जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो चुकी है। मेरे लेसन समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।